Hello friends, so we have completed the polity section. Now let's come to the international relation wala part. So the topic is WTO, very important topic. और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है हमारी WTO की। तो आपको पता होगा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होती है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। आई होप यू नो द बेसिक्स ऑफ WTO. इफ़ यू डोंट नो देन प्लीज़ गो टू, आई थिंक PT 365 में मैंने पढ़ाया है WTO। और अगर नहीं पढ़ाया तो आई विल कवर दिस इन सेपरेट टॉपिक। सो अभी हम इस टॉपिक पे वहीं पर स्टिक करते हैं जितना उसमें न्यूज़ में दिया है। तो WTO के बारे में कुछ जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत वो हम बता देते हैं। तो WTO जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखिएगा कौन सी, ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे कंट्रीज़ के बीच में जो भी ट्रेड होते हैं तो उनको देखती है, उनके रूल्स बनाती है और उनसे डील करती है। ठीक है, ये 1995 में बनी थी। WTO में 164 मेंबर्स हैं और सारे डिसीजंस जो होते हैं WTO के वो कंसेंसस बेसिस पे होते हैं। मतलब सबके पास वीटो पावर होता है और सभी जो है अपना डिसीजन देते हैं, उस हिसाब से जो है डिसीजन लिया जाता है। एनी मेंबर, किसी एक मेंबर के पास ऐसा नहीं है कि कोई एक मेंबर के पास वीटो होगा, सभी मेंबर के पास होता है। ठीक है, और ये सक्सेसर है हमारे गैट का। आपको याद होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड आया था जिसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें नहीं कवर होती थी, जैसे सर्विसेज नहीं कवर होती थी, IPRs नहीं कवर होते थे। तो इसीलिए जो है गैट को हटा के फिर WTO बनाया गया। और WTO में सारी चीज़ें कवर होती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। WTO क्या है? WTO ऑर्गेनाइजेशन है, ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलेटेड टू ट्रेड डील करती है। ठीक है, तो अभी क्या है 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है हमारी WTO की, इसलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में है। अब कॉन्फ्रेंस में जो है एक इम्पॉर्टेंट जो हमने अडॉप्ट किया दैट इज़ जेनेवा पैकेज। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा जेनेवा पैकेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेनेवा पैकेज जो है अगर क्वेश्चन आता है कि जेनेवा पैकेज इज़ रिलेटेड टू व्हाट, then you should know about it is related to World Trade Organization. Okay, so World Trade Organization, अब इसमें क्या क्या फीचर्स है उससे पहले हम एक चीज़ बना देते हैं कि जेनेवा डिक्लेरेशन में जो है हमने 4 पिलर्स अडॉप्ट किए। क्या अडॉप्ट किए? 4 पिलर्स, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 4 पिलर्स अडॉप्ट किए। ठीक है, 4 पिलर्स में जो है हमने 4 पिलर्स में क्या क्या अडॉप्ट किया। पहला तो था कि हमारी जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर वाले में लिया, जैसे कि फूड सिक्योरिटी हो गया। दूसरी थी फिशिंग सब्सिडी। फिशिंग सब्सिडी के बारे में हमने देखा। फिर कोविड वैक्सीन्स के बारे में देखा। फिर ट्रांसमिशन जैसे कि बुक्स हो गया और कुछ जो है WTO रिफॉर्म्स के बारे में हमने देखा। तो 4 पिलर्स प्लस रिजीम जो है हमने अडॉप्ट किया जेनेवा पैकेज में। ओके, तो अब जेनेवा पैकेज में जो हमने 4 प्लस जो वो अडॉप्ट किया, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जेनेवा पैकेज से पहले कि क्या क्या एग्रीमेंट्स होते हैं WTO के अंदर। तो WTO के अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है जो कि बाइंडिंग कमिटमेंट्स देते हैं, स्पेसिफिक और बाइंडिंग कमिटमेंट जो है WTO मेंबर्स जो है हमारे वो देते हैं कि हम जो है हमारे जो एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में 3 चीज़ें आती हैं। पहला है मार्केट एक्सेस, तो जो भी चीज़ें हैं हम उनको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज़ है डोमेस्टिक सपोर्ट। डोमेस्टिक सपोर्ट मतलब जो भी हमारी कंट्री में जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं हम उनको डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हमारी प्रोड्यूसर्स जो है उनको इंसेंटिव्स मिल सके और वो अच्छे से प्रोड्यूस कर सके चीज़ों को। और तीसरा है एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट सब्सिडाइजेशन, मतलब एक्सपोर्ट भी हमको बढ़ाना है। तो दैट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। और इसी में आपको पता होगा एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स सब्सिडीज आती हैं। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक पता होगा। फिर एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स रिलेटेड एग्रीमेंट। ट्रिप्स में यही IPRs रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं। IPR में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क, जोग्राफिकल इंडिकेशन। कोई भी मेंबर को अगर चाहिए ये ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर तो वो जो है हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को। फिर एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स आते हैं जो कि मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करते हैं कि हमको जो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी एडवर्स इफेक्ट है हमारे ट्रेड के उनको हमको मिनिमाइज करना है। फिर एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, इसका एम यही है कि हमको जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड और सेफ्टी एनवायरनमेंट रेगुलेशन है उनको हमको प्रिवेंट करना है। अननेसेसरी जो भी ट्रेड बैरियर्स हम लगा रहे हैं उसमें उनको प्रिवेंट करना है और ट्रांसपेरेंसी जो है उसको एनहेंस करनी है। फिर हमारा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स आता है, तो उन इन्वेस्टमेंट को बैन करना है जो कि कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड को एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट विच रिक्वायर दैट सर्टेन कंपोनेंट भी डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर, तो उसको भी
इन सब चीज़ों को हमको प्रमोट करना है। फिर आता है गैट्स विच इज़ रिलेटेड टू सर्विसेज, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि जनरल ऑब्लिगेशन है ट्रेड पे इन सर्विसेज पे, सच एज मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, ये सब जो है हमको बढ़ाना है। तो ये हो गए कुछ एग्रीमेंट हमारे WTO के। अब 4 पिलर्स में जो हमारे जिनेवा पैकेज के अंदर लिए गए हैं, तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर पे, फूड सिक्योरिटी पे देखते हैं। तो आपको पता होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है, जितनी भी कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल हमारी जो लेट्स से इंडिया है, इंडिया के अगर अंदर की बात करें तो इंडिया जो है, जो गवर्नमेंट है वो FCI को फूड प्रोक्योरमेंट करने के लिए देती है कि आप फूड प्रोक्योर करिए, और जब भी हमारे यहाँ कमी हो फूड की, जब भी हमारा शॉर्टेज हो, तो आप जो है उस फूड को डिस्ट्रीब्यूट करिए उन स्टेट्स में, ठीक है। तो सेम एज इन अगर WTO की बात करें तो WTO के अंदर एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, दैट इज WTO के अंदर नहीं है, एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करके बॉडी है, जो कि क्या करती है, जो कि WTO के जितनी भी कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं कि अपना जो फूड है, मतलब फूड ग्रेन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, किसको, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। फिर इंटर्न जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो इंटर्न किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है, जहाँ पे भी फूड शॉर्टेज है उनको, ठीक है। तो ऐसे अगर हम वो करें, तो जैसे हमारी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ये हमारी हो गई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ ने फूड ग्रेन्स दिए, प्रोवाइड किया, ठीक है। अब WF क्या करती है, उन कंट्रीज़ को प्रोवाइड करती है जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, जहाँ पे फूड शॉर्टेज है। बट अभी क्या हो रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर कि जो भी हमारा ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर कि होर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो सिंगापुर के पास जाता है, सिंगापुर जो है अपने अपने जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनको भेजते हैं। तो ये जो है होर्डिंग ना हो, इसलिए कंट्रीज ने क्या किया, कंट्रीज ने बोला कि हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है फूड प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, फूड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इंडिया ने भी अपना जो वीट जो प्रोडक्शन वीट एक्सपोर्ट था उसको बंद कर दिया, ठीक है। तो कंट्रीज ने बोला कि हम जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को फूड प्रोवाइड नहीं करेंगे, और इंडिया ने रीज़न आउट किया कि हम जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ना प्रोवाइड करके हम डायरेक्टली क्यों ना उन्हीं कंट्रीज़ को दे देते हैं जिनको ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर नेपाल में फूड ग्रेन्स नहीं है, अगर वहाँ पे शॉर्टेज चल रहा है, तो हम डायरेक्टली नेपाल को दे देते हैं, ना कि हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देते हैं। तो इंडिया ने ये रीज़न साइट आउट किया। फिर दूसरी चीज़ इंडिया ने ये भी रीज़न बताया कि हमको फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फूड एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, हमारे यहाँ क्या होगा, बिकॉज ऑफ कोविड-19 बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी कैंसिल हो चुकी हैं। तो हमको भी फूड सिक्योरिटी बनानी है, और हमको एक स्टॉक क्रिएट करना है, जैसे कि इंडिया में इन्फ्लेशन ना बढ़े और फार्मर्स को जो है बेस्ट प्राइस मिल सके। तो ये जो है एक फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है इंडिया ने वो किया। तो इसमें डिसीजन क्या लिया जेनेवा पैकेज में, जेनेवा पैकेज में ये डिसीजन लिया कि बाइंडिंग डिसीजन है कि कुछ जो फूड है, जो भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम परचेस करती है ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस के लिए, उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा फ्रॉम एनी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन टू एड्रेस फूड शॉर्टेज। तो जो भी कंट्रीज़ में आपको फूड शॉर्टेज हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया में, तो इंडिया जो है अपनी कंट्रीज़ के लिए, अपने उसके लिए फूड सिक्योरिटी के लिए जो है कुछ जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर कुछ जो है एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो ये जो है हमारा फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। याद रखिए कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उन्होंने बाइंडिंग डिसीजन दिया है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में ना जाके अपनी फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए जो है आप एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। दूसरी चीज़ है हमारी फिशिंग सब्सिडीज से रिलेटेड। तो फिशिंग सब्सिडीज से अगर बात करें तो इंडिया जो है कंटिन्यूसली एडवोकेट कर रहा था कि फिशिंग जो सब्सिडीज़ हम देते हैं वो जो है बंद की जाए। क्यों बंद की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी हम सब्सिडीज़ देते हैं, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ देती हैं सब्सिडीज़, वो ओवर फिशिंग बढ़ा देते हैं, अनरेगुलेटेड प्रैक्टिसेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। और फूड सिक्योरिटी, पूरा फूड चेन जो है हमारा डिसरप्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो सिर्फ डेनमार्क की अगर बात करें, वेट अ सेकेंड, अगर सिर्फ डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क जो है वो कितना देता है, $75,000 पर फिशरमैन वो देता है। तो ऑब्वियसली जब इतना पैसा दे रहा है तो क्या करेंगे फिशरमैन, ओवर फिशिंग बढ़ जाएगी। सेम एज यूएसए की बात करें तो यूएसए $46,000 पर फिशरमैन देता है। बट अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है कितना देता है, इंडिया सिर्फ हमारा $15 पर फिशरमैन देता है। तो इतना कम देने के बाद भी हम इतना कम, मतलब एज कंपेरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज हम सिर्फ $15 दे रहे हैं पर फिशरमैन। सो दीज कंट्रीज जो डेनमार्क हो गई, यूएसए हो गई, वो कहीं ना कहीं अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है, अनरेगुलेटेड ओवर फिशिंग जो है वो बढ़ा रही है। सो तो इसके अंदर क्या लिया गया, जो हमारी
जेनेवा पैकेज के अंदर उन्होंने क्या बोला कि सब्सिडीज जो है फिशरीज पे वो बैन की जाएंगी, प्रोहिबिट की जाएंगी। किस एरियाज में? तीन एरियाज में बैन की जाएंगी। पहली कौन सी? कि इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड जो है आईईयू में बंद की जाएगी। दूसरी चीज़ है फिशिंग जो है ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज में नहीं किया जाएगा, वहाँ पे बंद किया गया है। और इंडिया ने ऑल्सो डिमांड किया और फिशिंग जो है अनरेगुलेटेड हाई सीज में भी बंद किया जाएगा। तो देयर वुड बी नो लिमिटेशन ऑन सब्सिडी ग्रांटेड or maintained by developed और लीज डेवलपिंग और लीज डेवलपिंग कंट्रीज फॉर फिशिंग विद इन देयर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो वहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है सब्सिडीज़ पे। जो डेवलपिंग कंट्री है और लीज डेवलप कंट्री है वो जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फिशिंग कर सकती है, वहाँ पे सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर सकती है। बट जो है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको मना कर दिया है। उन्होंने बोला है 3 चीज़ों में नहीं कर सकते। और इंडिया ने ऑल्सो डिमांड किया कि जो इंडिया ने ये डिमांड किया था कि पुअर कंट्रीज़ जो है और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको जो है सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर, उनको बोला जाए कि वो प्रोवाइड कर सकती हैं। तो वो डिमांड एक्सेप्ट की गई, इसीलिए उन्होंने बोला कि कोई भी लिमिटेशन नहीं है सब्सिडीज पे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ इंडिया ने डिमांड किया कि हमको जो है 25 ईयर्स जो है ट्रांजिशन पीरियड दीजिए इसको अडॉप्ट करने के लिए कि हम सब्सिडीज़ बिल्कुल बंद कर दें। पर ये जो चीज़ें हैं ये जेनेवा पैकेज में नहीं मानी गई। उन्होंने सिर्फ 2 साल दिया कि 2 साल के अंदर जो है आप जो है ये सब्सिडीज़ बंद करेंगे। फिर डेनमार्क जो कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती हैं। जो भी फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारी शिप जा रही है तो शिप में उन्होंने ज़्यादा फ्यूल डलवा दिया, तो ज़्यादा फ्यूल डलवा दिया तो शिप जो है बहुत दूर तक जा पाएगी, तो कहीं ना कहीं अनरेगुलेटेड प्रैक्टिसेस जो है फिशिंग की बढ़ा देगी। तो इस डेनमार्क जो कंट्रीज़ हैं ये सब ये इनडायरेक्टली फिशिंग को ज़्यादा प्रमोट करती है। सो इंडिया ने बोला कि ये सब चीज़ों भी इनडायरेक्टली जो आप सब्सिडी प्रोवाइड करते हो उसको भी बंद की जाए। बट ये जो है जेनेवा पैकेज में नहीं मानी गई। तो जेनेवा पैकेज में 3 चीज़ें मानी गई कि सब्सिडीज़ प्रोहिबिट कर दी गई, कहाँ पे? इलीगल अनरेगुलेटेड रिपोर्टेड उसमें फिशिंग जो है ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज में आप नहीं कर सकते हैं और फिशिंग जो है अनरेगुलेटेड हाई सीज में भी नहीं कर सकते हैं। बट इंडिया ने डिमांड किया था कि हमारी जो डेवलप और लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनको आप जो है सब्सिडीज उनको प्रोवाइड करिए कि वो सब्सिडीज दे सके। तो यहाँ पे जेनेवा पैकेज में उन्होंने बोला कि कोई भी लिमिटेशन नहीं है, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज पे वो सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकती है विद इन देयर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उन्होंने बोला और इंडिया को जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको 2 ईयर्स ट्रांजिशन पीरियड दिया इसको अडॉप्ट करने के लिए। ओके, सो दिस इज कर्टेलिंग हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज। याद हो गया? तो ये हो गया हमारा फूड सिक्योरिटी, दूसरा है हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज। फिर आते हैं हम कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। तो आपको पता होगा कि कुछ कुछ कंट्रीज़ को जो है पेटेंट मिलता है। फॉर एग्जांपल जॉनसन एंड जॉनसन को किसी मेडिसिन बनाने के लिए पेटेंट मिला। अब वो पेटेंट जो है कोई यूज़ नहीं कर सकता 15 साल के लिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी डिसरप्ट हुई जिसके कारण हमारे पास पैसे नहीं तो हम वैक्सीन्स भी नहीं मंगवा सकते और सारी चीज़ें। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ ने डिमांड किया कि हमको पेटेंट वेवर प्रोवाइड करिए। तो पेटेंट वेवर उन्होंने बोला कि पेटेंट वेवर हमको हमेशा के लिए प्रोवाइड करिए, लार्ज स्केल में प्रोवाइड करिए। सो वैक्सीन्स जो है हम लार्ज स्केल में डेवलप कर पाए और जिन कंट्रीज़ को ज़रूरत है हम वहाँ पहुँचा पाए। बट जो जिनेवा पैकेज के अंदर जो है पेटेंट जो वेवर दिया उन्होंने सिर्फ 5 साल के लिए दिया, उन्होंने हमेशा के लिए नहीं दिया। तो याद रखिएगा सिर्फ 5 साल के लिए कोविड-19 जो वैक्सीन्स प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने 5 साल के लिए बोला कि आपको पेटेंट वेवर दिया जा रहा है। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ऑल्सो डिमांड की कि ट्रीटमेंट और टेस्ट में भी दिया जाए, बट उन्होंने सिर्फ वैक्सीन में प्रोवाइड किया है पेटेंट वेवर और किसी चीज़ में प्रोवाइड नहीं किया है। तो टेम्परेरी वेवर फॉर सर्टन रिक्वायरमेंट अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट फॉर 5 ईयर्स के लिए दिया। फिर आते हैं ई ट्रांसमिशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने नेटफ्लिक्स यूज़ किया, ठीक है। नेटफ्लिक्स जो है हमारी यूएसए से जो भी मूवीज़ बनती हैं आपने नेटफ्लिक्स में डाला और हमारे जो इंडियन पीपल हैं वो डायरेक्टली उसको वॉच कर सकते हैं पैसे देकर। बट क्या होता है कि इंडिया जो है टैक्स नहीं कर सकता उन नेटफ्लिक्स मूवीज़ पे। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इंडिया के अंदर वो मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक मोरेटेरियम, इसी को हम क्या बोलते हैं? मोरेटेरियम बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारा इसमें प्रपोज्ड किया गया था WTO में कि ये मोरेटेरियम होता है। तो उन्होंने बोला कि ये जो मोरेटेरियम है मतलब फॉर एग्जांपल हम टैक्स नहीं कर सकते हैं, तो ये मोरेटेरियम जो है ये आप एंड कर दीजिए। तो अभी जो जेनेवा पैकेज के अंदर क्या किया गया कि मोरेटेरियम का जो पीरियड है उसको टिल 2024 तक बढ़ा दिया गया है कि 2024 के बाद आप जो है टैक्स कर सकते हैं। अब इसके कारण क्या हो रहा है, अगर हम नेटफ्लिक्स पे टैक्स नहीं कर रहे तो कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं $10 बिलियन ग्लोबली अपना लूज कर रही हैं इनकम।
कम, ठीक है, तो टैक्स नहीं करने की वजह से। तो दीज आर द 4 मेजर्स जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी डिक्लेरेशन में। तो डिक्लेरेशन कमिट डब्ल्यूटीओ मेंबर्स जो है वो वर्क प्रोग्राम लॉन्च करेंगे कि जो भी न्यू चैलेंजेस है रिलेटेड टू डब्ल्यूटीओ एसपीएस एग्रीमेंट, उसको जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको जो है आइडेंटिफाई करेंगे। तो दीज आर द 4 पिलर्स प्लस डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स। आई होप इट इज क्लियर। तो पहला था एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर के लिए हमने बता दिया, एग्रीकल्चर के फूड सिक्योरिटी प्रमोट करने के लिए आपको कुछ फूड्स जो है, फूड ग्रेन्स जो है एग्जेम्प्ट किया जाता है कि आप वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में ना भेजें। दूसरी चीज़ थी हार्मफुल फिशिंग के बारे में। तो हार्मफुल फिशिंग जो है इरेगुलेटेड अनरेगुलेटेड इन सब एरियाज में बंद की गई है, हाई सीज वगैरह में, ठीक है, 4 साल के लिए। उन्होंने डिमांड किया था 25 ईयर्स दिया जाए, बट उन्होंने सिर्फ ट्रांजिशन पीरियड हमको 2 साल दिया है। इंडिया ने डिमांड किया था कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ को जो है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को एग्जाम किया जाए, तो उनको एग्जाम किया गया है। फिर तीसरा है ट्रांसमिशन ई कॉमर्स ट्रांसमिशन। तो उन्होंने बोला टिल 2024 तक वो कर दिया। और कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में बोला है कि 5 साल के लिए आपको पेटेंट वेवर दिया जाएगा। ओके, सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ जिनेवा पैकेज। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। अब इम्प्लीकेशन क्या है? पहली चीज़ है कर्टेलिंग ऑफ फिशरीज सब्सिडीज। तो आपको पता होगा कि इसमें दे तो दिया है एग्जाम्पशन कि हम जो है फिशरीज सब्सिडी दे सकते हैं, बट यहाँ पे कोई स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है कंट्रीज़ को मेंशन नहीं किया गया है डब्ल्यूटीओ के अंदर। तो स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर, उन सबको कुछ कुछ वेवर दिया जाएगा, उन सबको कुछ कुछ ट्रांजिशन पीरियड दिया जाएगा कि वो जो है इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और उनको जो है उनको बोला जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनको डेवलपिंग कंट्रीज से मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप कंट्रीज से अलग ट्रीट किया जाता है। तो कर्टेलिंग फिशरीज सब्सिडीज। दूसरा है एग्जेम्पशन फॉर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ब्लैंकेट एग्जेम्पशन उन्होंने मांगा था कि हमको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से पूरी तरह एग्जेम्पशन प्रोवाइड करिए, बट ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किया गया है। और इंडिया का डिमांड है जो परमानेंट सॉल्यूशन है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को फूड ग्रेन्स का, उसको MC13 इन 2023 में पुश किया जाए। फिर वेवर ऑफ IPR ऑन कोविड-19 वैक्सीन, जो कि हमने बताया कि हमारा जो कोविड-19 उन्होंने डिमांड की थी इंडिया ने कि हमको हमेशा के लिए दीजिए, बट उन्होंने कुछ सालों के लिए, जैसे कि 5 साल के लिए ही बस दिया है। और टेस्ट और ट्रीटमेंट के लिए भी डिमांड किया था, बट नहीं दिया, ठीक है। और फिर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में मैंने बताया कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में भी मॉरेटोरियम जो है वो कहीं ना कहीं हमको ड्यूटीज़ लगाने का वो दीजिए, बट उसको भी एक्सटेंड कर दिया टिल 2024 तक। और इसके कारण जो है कहीं ना कहीं लॉस कितना होता है, $10 बिलियन पर एनम ग्लोबली लॉस होता है। तो जो भी मैंने पहले बताया आपको, तो मैंने सारी चीज़ें एक साथ बता दी, वही इम्प्लीकेशन दिया है इंडिया के लिए। नाउ लेट्स कम टू What are the other unresolved issues for India at WTO? क्या क्या unresolved issues अदर क्या क्या अलग से है? तो पहला है एग्रीकल्चर सब्सिडीज। तो आपको पता होगा तीन टाइप के बॉक्सेस होते हैं, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स। आपको पता होगा एम्बर बॉक्स में जो भी हम सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं दैट इज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज, ठीक है, वो ट्रेड को कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट करती है। तो WTO का व्यूज है कि इंडिया का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, ठीक है, और उसको एम्बर बॉक्स सब्सिडीज के अंदर लाना चाहिए, एम्बर बॉक्स जो है उसके अंदर लाना चाहिए। पर इंडिया ने आर्ग्यूमेंट किया कि ये जो है MSP हम जो है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए देते हैं और फार्मर्स को बेस्ट प्राइस प्रोवाइड करने के लिए देते हैं, इसलिए हमारा जो है MSP जो है वो हमारा एम्बर बॉक्स सब्सिडीज में नहीं आएगा, वो हमारा ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज में आएगा, जो कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं होता है। फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड। तो इसमें फाइटोसैनिटरी TBT सारे मेजर्स आते हैं और इंडिया ने अर्ज किया कि हमको जो है धीरे धीरे रैशनलाइज करने का मौका दीजिए और स्टैंडर्डाइज करिए सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स को। फिर नेगोशिएशन ऑन नॉन ट्रेड इशूज लाइक एनवायरमेंट और लेबर स्टैंडर्ड। तो इंडिया ने बोला कि फॉर द टाइम बीइंग नॉन ट्रेड जो है वो कंप्लीटली हमारा नेगोशिएटिंग टेबल से बाहर है, तो इसलिए हम उसको कंप्लीटली बाहर करते हैं, इंडिया ने ये अर्ज किया। फिर रिकग्निशन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इंडिया ने बोला कि जो करंट ट्रेडिंग अरेंजमेंट है WTO के अंदर वो हमारे GI टैग को रिकग्नाइज नहीं करता, जो भी हम गुड्स को प्रोवाइड करते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारी ग्लोबल मार्केट में हमारी मार्केटेबिलिटी जो है उसको डिक्रीज करते हैं। तो इंडिया ने सजेस्ट किया कि हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हमारे GI टैग को प्रोवाइड करिए। फिर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन की बात करें तो इंडिया ने आर्ग्यू किया कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए कि वो ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वाइल परमिटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो दीज आर द अदर अनरिजॉल्व मेजर्स। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू चैलेंजेस फेस्ड बाय WTO एंड सोल्यूशन।
तो WTO क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो मेन जो हमारा फंक्शन है वो प्रोग्रेसिवली, अगर बात करें WTO का जो भी फंक्शंस है वो प्रोग्रेसिवली इनएफेक्टिव हो रहा है धीरे धीरे। फंक्शंस क्या है, हमारा ट्रेड को एडमिनिस्टर करना है, एग्रीमेंट जो हमारा सेटलमेंट है उसको डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, और नेशनल ट्रेड पॉलिसीज जो है उनको रिव्यू करना है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ WTO। बट अभी क्या हो रहा है, फंक्शंस जो है वो प्रोग्रेसिवली इनएफेक्टिव हो रहे हैं। तो व्हाट आर द रीजंस अबाउट इट। तो सबसे पहला है इनएफेक्टिव अगेंस्ट चाइनाज पॉलिसीज। तो चैलेंज क्या है इसमें कि WTO जो है वो कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चाइना जो है अपना ट्रेड मैनिपुलेट करता है, जो अपनी रुपी को है डेप्रिशिएट करता है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बढ़ाता है। तो उसको कहीं ना कहीं WTO उसके अगेंस्ट जो है उनको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। तो पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं कि ऑब्वियसली एनफोर्समेंट जो कैपेसिटी है WTO की उसको बढ़ाना चाहिए कि इन सब प्रैक्टिसेस से वो बिल्कुल इफेक्टिवली डील कर सके और ट्रेडिंग सिस्टम को क्रेडिबल बना सके। दूसरा चीज़ है चेंज्ड ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्रीज जो है लाइक इंडिया, ये सब जो है ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रेडिंग रिजीम में। तो ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है WTO का उसको रिवाइज करना चाहिए और इकोनॉमिक पावर जो है चेंज हो रही है उस हिसाब से चीज़ों को चेंज करना चाहिए। तीसरा है डिसफंक्शनल WTO एपिलेट बॉडी। तो आपको पता होगा एपिलेट बॉडी है एक WTO की, जो कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। उसमें जो है US जो है वो कहीं ना कहीं मेंबर्स को ब्लॉक कर रहा है, अपॉइंटमेंट्स जो है मेंबर का उनको ब्लॉक कर रहा है। तो कुछ कुछ कंसर्न एफर्ट्स जो है हमको लेना चाहिए एपिलेट बॉडी को फंक्शन करने के लिए और डिस्प्यूट सेटलमेंट जो सिस्टम है उसको ऑपरेशनल करने के लिए। लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एज द डिसीजन मेकिंग जो है वो कंसेंसस के बेसिस पे होती है। तो बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल अब फैमिली में 10 मेंबर है, 10 का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हाउ कैन यू कम विद अ प्रॉपर सॉल्यूशन। सो ऐसे ही WTO में बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो बहुत सारे मेंबर्स जो है इसमें क्या है कंसेंसस बेसिस पे आप जो है डिसीजन लेंगे, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आते हैं। तो मेंबर कंट्रीज को जो है वो कहीं ना कहीं नीड टू आयरन आउट द डिफरेंसेस टू अराइव अ कॉमन गुड, बिकॉज वी हैव टू डू फॉर ग्लोबली। ठीक है, फिर लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस। तो क्या हो रहा है कि ग्लोबल जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो इंक्रीज हो रहा है, तो कुछ कुछ कंट्रीज जो है हमारी एक्सक्लूड हो रही हैं, और जिसके कारण जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेस इफेक्टिव बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो ईरान, इराक, लेबनान, उज्बेकिस्तान, दीज आर नॉट जॉइंड, दीज कंट्रीज आर नॉट जॉइनिंग द WTO येट। सो ये कहीं कहीं लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस है। तो एफर्ट्स जो है हमको क्या ज़रूरत है कि हमको ज़रूरत है कि हम जो है इन कंट्रीज़ को भी इन्वॉल्व कर पाए और फुली रिप्रेजेंटेशन जो हो पाए ग्लोबली। फिर मूव टूवर्ड्स बायलेटरल, रीजनल और प्लूरीलेटरल ट्रेडिंग रिजीम्स। ऑब्वियसली कुछ जो WTO के बाद जो है बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बायलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बनी रिलेटेड टू ट्रेड। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल RCEP वगैरह बन गई। ठीक है, तो रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो है WTO के उसको एवॉल्व करना चाहिए अपने करंट सिनेरियो के हिसाब से, ना कि पहले जैसा था वैसे। फिर इफेक्टिव ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक कहीं ना कहीं कंट्रीज़ को फोर्स हाउस किए कि आप जो है कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोर्ट जो आप कर रहे थे उस पर बैन लगाइए, और कहीं ना कहीं इसके कारण क्या हुआ कि हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो भी डिस्टर्ब हुआ। तो WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, जो कि इमरजेंट सिचुएशन है उसको डील कर सके, उनसे डील कर सके। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स इन WTO, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, व्हाट आर द जिनेवा पैकेज। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आई होप यू नो वेरी वेल। तो यूनाइटेड स्टेट जो है अभी उनका एम क्या है कि वो $200 बिलियन जो है 5 साल में रेस करेंगे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है डेवलपिंग कंट्रीज में वहाँ वो प्रोवाइड करेंगे, जो कि किसको काउंटर करेगा, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। दिस इज द US प्रोजेक्ट। ठीक है, US ने ये लाया है। मोर अबाउट न्यूज़ की बात करें तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है G7 पार्टनर्स का और प्राइवेट कैपिटल का, वो एम है कि वो $600 बिलियन हिट करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। और ये अनाउंसमेंट जो है ये ऑफिशियल लॉन्च और रीब्रांडिंग जो थी G7 कंट्रीज़ की और UK का बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव जो है उसके अंदर किया गया, और इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये ये क्या है, ये एक ऑल्टरनेटिव है। आपको इतना याद रखना है कि ये एक ऑल्टरनेटिव है हमारा चाइना के $1 ट्रिलियन
जो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे अदर कंट्रीज़ में, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऑल्टरनेटिव है। G7 कंट्रीज़ जो है वो 4 मेजर कैटेगरीज पे प्रोजेक्ट को फंड करेंगी। पहला है क्लीन एनर्जी, दूसरा है हेल्थ सिस्टम, तीसरा है जेंडर इक्वालिटी और चौथा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब PGII जो है वो डिफरेंट अप्रोच पे चलता है कि कैसे वो फाइनेंस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। तो ये जो है लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और जितना भी प्राइवेट कैपिटल है उससे जो है ग्रेटर वॉल्यूम्स जो है आएगा। तो मतलब गवर्नमेंट का जो है वो कम सपोर्ट रहेगा ताकि गवर्नमेंट जो है अपने कंट्रीज पे भी फोकस कर पाए और प्राइवेट कैपिटल पे ये ज़्यादा फोकस करता है। बट जो हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो पूरी स्टेट मतलब स्टेट फंडिंग पे वर्क करता है। Okay, so this is the PGEI. Now let's come to what are the G7 countries and what is G7 group. तो G7 जो है ये एक इनफॉर्मल फोरम है जो कि लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज सेक्शन जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनसे बना है। तो G7 कंट्रीज़ में कौन सी आती हैं वो आपको बताएंगे अभी। ये जो है इश्यूज डिस्कस करती हैं जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी, इन सब चीज़ों के बारे में। मेंबर्स और पार्टनर्स की बात करें तो कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ये सब जो है मेंबर्स हैं। और अदर इन्वाइटीज़ भी हैं जो कि डेमोक्रेटाइज्ड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इंडिया भी इन्वाइट किया गया है इसमें। अब रशिया ने G7 कंट्रीज़ को 1998 में ज्वाइन किया था, बट हुआ क्या, क्रीमियन क्राइसिस की वजह से रशिया जो है आउट हो गया, तो G7 बचा। पहले G8 था, अब G7 बचा। अब अबाउट लाइफ कैंपेन, तो एट द रिसेंट G7 समिट इंडिया ने हाईलाइट किया कि ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कैंपेन, जिसका गोल यही है कि हमको इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को एनकरेज करना है। अब ये जो आइडिया है लाइफ का वो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, ये 26 क्लाइमेट समिट हुआ था जो COP26 हुआ था पेरिस में, मतलब ग्लासगो में, वहाँ पे उन्होंने जो है ये इंट्रोड्यूस किया था। और इस मिशन का एम यही है कि एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है जहाँ पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिहेवियर्स हो सके। इसका विजन यही है कि लाइफस्टाइल ऐसी जियो जहाँ पे हमारा प्लानट जो है हम उसको हार्म ना करें, और पीपल लिविंग सच अ लाइफस्टाइल कॉल्ड प्रो प्लानट पीपल। रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डेवोस एजेंडा जो है 2022 का पीएम ने इंट्रोड्यूस किया, P3 मूवमेंट। तो हमारे पीएम ने क्या इंट्रोड्यूस किया, P3 मूवमेंट, जो कि इंडियाज़ के क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट को रिकग्नाइज करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो लाइफ कैंपेन किसका है, G7 कंट्रीज़ का। ओके, नाउ लेट्स कम टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये क्या है, एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल लॉन्ग टर्म पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जो हमारा चाइना लेकर आया। जो भी हमारे सिल्क रूट है, सिल्क रूट आपको ये यहाँ पे देखिए, जो भी हमारे रेड से मार्क्ड है दैट इज सिल्क इकोनॉमिक बेल्ट। ये पूरा एरिया जो है सिल्क इकोनॉमिक बेल्ट है। ठीक है, तो उसमें जो भी है हमको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना है हमारी कंट्रीज़ का। ये 2013 में चाइना लेकर आया था, विच इज़ नोन एज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इन 2016। अकॉर्डिंग टू बेल्ट एंड रोड पोर्टल, करंटली 71 कंट्रीज़ जो हैं वो पार्ट ले रही हैं इसमें, जो कि मोर देन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड GDP को कंट्रीब्यूट करती है और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को। अब BRI के दो कंपोनेंट है, दो इनिशिएटिव है। पहला है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और दूसरा है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। तो 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड दैट इज ग्रीन कलर, ठीक है, तो ये हो गए। अब व्हाट आर द वाई ऑल्टरनेटिव्स टू BRI आर एमर्जिंग, क्यों ऑल्टरनेटिव्स जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एमर्ज हो रहे हैं। तो पहला है फ्रेगमेंटेड नेचर। तो आपको पता होगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये यूनिफाइड नहीं है, कोहेरेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, रैदर ये फ्रेगमेंटेड कलेक्शन है, मतलब बायलैटरल। फॉर एग्जांपल, हमने किसी कंट्रीज, चाइना क्या करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ, ये पूरा एक वो इनिशिएटिव नहीं है। यहाँ पे एक कंट्री के साथ चाइना जो है वहाँ से रिलेशन बनाता है, बायलैटरल रिलेशन, फिर उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। तो दिस इज द नेचर ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये पूरा एक होल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट इज़ लाइक बायलैटरल। जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ मिलके, मतलब चाइना जो है हर कंट्रीज़ के साथ अलग अलग वो करता है और उसके बाद जो है वो बनता है, तो जिसके कारण जो है ये फ्रेगमेंटेड नेचर का है। दूसरी चीज़ है ओपेक नेचर कॉजिंग मिसट्रस्ट। ऑब्वियसली ओपेक नेचर जो है BRI का, और जो लोन्स हैं जहाँ जो लिया जाता है वो मेजर कंसर्न है, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह इंफॉर्मेशन नहीं बताती उस प्रोजेक्ट की कि क्या साइज़ होगा, क्या टर्म होगा बेल्ट एंड रोड लोन्स का। तो ये भी कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट और कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं हमारी अदर कंट्रीज़ के बीच में। तीसरी चीज़ है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि चाइना क्या करती है,
बहुत सारी कंट्रीज जो है चाइना इन्वेस्टमेंट करती है तो चाइना लोन ले लेती है, फिर उसके बाद चाइना जो है उसको ऑक्यूपाई कर लेती है, तो दैट इज बेल्ट डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट में हुआ श्रीलंका में, ठीक है, चाइनीज के अंदर उन्होंने लोन लिया और चाइना ने जो है अब उसको कब्जा कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। फिर आते हैं पॉलिटिकल बैकलैश, तो बीआरआई प्रोजेक्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं लो इंटरेस्ट लोन्स यूज करते हैं एज अपोज टू एड ग्रांट्स, ठीक है, ग्रांट्स नहीं प्रोवाइड करते, ये लो इंटरेस्ट लोन्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ बीआरआई इन्वेस्टमेंट जो है वो ओपेक बिडिंग प्रोसेस पे इन्वॉल्व होते हैं और जिसके कारण चाइनीज फर्म की ज़रूरत पड़ती है कि आप जो है उनसे लोन लें, तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेट कर देते हैं कॉस्ट, और जिसके कारण हमारा प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो जाता है और पॉलिटिकल बैकलैश भी हो जाता है। फिर स्लो प्रोग्रेस ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन इशूज, तो एज पर द रिपोर्ट अगर बात करें तो 35% ऑफ जो बीआरआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज है वो मेजर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, सच एज करप्शन स्कैंडल्स, लेबर वायोलेशन, एनवायरमेंट हजार्ड्स एंड एटसेट्रा। फिर है एनवायरमेंटल कॉस्ट, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये सीवियर और इरिवर्सिबल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं हमारे एनवायरमेंट पे, जो कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द ऑल्टरनेटिव्स, वाई क्यों ऑल्टरनेटिव्स जो है बीआरआई के एमर्ज हो रहे हैं। अब इंडिया का कंसर्न क्या है ओवर बीआरआई अगर बात करें तो जियो पॉलिटिकल कंसर्न पहली चीज़, तो इंडिया जो है पर्टिकुलरली कंसर्न है बीआरआई इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से, जो कि स्मॉलर साउथ एशियन कंट्रीज और इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट है, अगर वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो अगर चाइना ने वहाँ कब्जा कर लिया तो इंडिया की सिक्योरिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी, मतलब जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स भी है। इंडिया जो है ट्रेडिशनली व्यूड करता है जो भी हमारी इंडियन लिटोरल स्टेट है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे इन्फ्लुएंस उसका ज़्यादा है, अगर चाइना का प्रोजेक्ट आएगा तो वहाँ पे इन्फ्लुएंस उनका कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ है सोवेरेनिटी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, तो इंडिया जो है वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो कि सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पीआरआई को इसलिए भी वो कर रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ से वो पास हो रहा है, तो हैंस ये कहीं ना कहीं इंडिया की सोवेरेनिटी को वायलेट कर रहा है, तो इसलिए भी इंडिया जो है कंसर्न्स रेज कर रहा है ओवर बीआरआई। अब व्हाट आर द अदर अल्टरनेटिव्स टू बीआरआई, अब पीजीआईआई जो है यूएस ने बनाया अल्टरनेटिव बीआरआई का, अब कुछ कुछ अदर कंट्रीज ने भी बनाया है अल्टरनेटिव्स बीआरआई के लिए। तो पहला है यूरोपियन यूनियन ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट, दैट इज इसमें क्या करना है कि हमको मतलब यूरो 300 बिलियन जो है मोबिलाइज करना है 2021 से 2027 के बीच ग्लोबल रिकवरी प्रोग्राम के लिए। ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है जो कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे और हाई सोशल और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। ये यूरोपियन यूनियन की स्ट्रैटेजी है कि स्मार्ट क्लीन सिक्योर लिंक जो है हमको उसको बढ़ाना है डिजिटल एनर्जी ट्रांसपोर्ट एज वेल एज हेल्थ एजुकेशन रिसर्च सिस्टम में, और ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि ऑल्टरनेटिव है हमारा बीआरआई का। फिर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक अनदर अटेम्प्ट है कि बीआरआई को अपोज करें, ये इंडिया और जापान ने लेकर आया, तो याद रखिएगा इंडिया और जापान का इनिशिएटिव है, 2017 में लेकर आए थे ये। इसमें भी क्वालिटी और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और कनेक्टिविटी बढ़ाना है, और इसका एम यही है कि फ्री और ओपन ऑर्डर जो है वर्ल्ड में उसको क्रिएट करना है, और ऑल्टरनेटिव जो है चाइना का जो भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है उसके ऑल्टरनेटिव के लिए हमको अफ्रीका में जो है ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है। अब व्हाट आर द इंडियाज़ रिस्पॉन्स, तो मौसम प्रोजेक्ट जो है इंडिया का रिस्पॉन्स है जो कि बायलैटरल टाइज बढ़ाएगा हमारे कंट्रीज इंडियन ओशन जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में। फिर सागर जो है कॉन्सेप्ट जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया था जिसमें ऑब्जेक्टिव है कि मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी जो कॉपरेशन है हमारे लिटोरल स्टेट के बीच में उसको बढ़ाना है, कलेक्टिव एक्शन जो है उसको प्रमोट करना है, और ग्रेटर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जो है प्रमोट करना है। और दूसरी चीज़ है कि एड और इन्वेस्टमेंट जो है अदर इकोनॉमिक इंगेजमेंट जो है चाइना को काउंटर करने के लिए हमको वो भी बढ़ाना है अदर कंट्रीज में, लाइक नेबरिंग कंट्रीज में नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ओके, सो दिस इज द प्रोजेक्ट दिस इज द प्रोजेक्ट जो कि ऑल्टरनेटिव है हमारे बीआरआई के। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाटो जो है अपनी रिसेंटली जो मीटिंग हुई है नाटो की वो मैड्रिड स्पेन में हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है फिर भी ये मीटिंग हुई, ठीक है। तो कहाँ पे हुई है? मैड्रिड स्पेन में हुई है। तो की आउटकम्स क्या क्या है इस मीटिंग के? तो 2022 स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने लाया है। तो नाटो ने एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट
मतलब निकाला है, जो कि एमर्जिंग सिक्योरिटी रियलिटी को इफ रिफ्लेक्ट करते हैं। उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं रशिया जो है वो डायरेक्ट थ्रेट है हमारे एलाइड सिक्योरिटी पर, मतलब जो हमारी कंट्रीज पार्टीज़ हैं, जो नाटो की पार्टीज़ हैं, उन पे कहीं ना कहीं रशिया थ्रेट है। और उन्होंने चाइना को पहली बार एड्रेस किया, और उन्होंने कुछ टेररिज्म, साइबर, हाइब्रिड थ्रेट, ये सब भी इंक्लूड किया। फिर सपोर्ट किया उन्होंने यूक्रेन को और अदर पार्टनर्स जो भी रिस्क में है रशिया के थ्रू, रशिया के एक्शन के कारण। अडॉप्टिंग द अलायंस टू इमर्जिंग चैलेंजेस, उन्होंने बोला कि ग्रीन हाउस गैस जो है, नाटो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको हमको कट करना है, नाटो जो मेंबर्स है वो कट करेंगे बाय एटलीस्ट 45% बाय 2030, और 2050 तक हमको नेट जीरो करना है। फिर नाटो इनोवेशन फंड भी लॉन्च किया गया, जहाँ पे यूरो 1 बिलियन ओवर नेक्स्ट 15 ईयर्स जो है वो स्टार्टअप पे लगाएंगे, जो भी डेवलपिंग डुअल यूज एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसमें, सच एस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दीज आर द की आउटकम्स। तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, आपको नाटो के बारे में पता होना चाहिए क्या है। तो नाटो जो है वो 1949 में फॉर्म हुआ था, जिसका एम यही है कि जो भी जो भी आपको पता होगा, कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसएसआर और हमारा यूएसए था, दो पॉलिटिकल पावर्स थी, दो वर्ल्ड की टू पावर्स थी, जिनको कुछ कुछ कंट्रीज या तो यूएसए को ज्वाइन कर रहे थे या तो सोवियत यूनियन को ज्वाइन कर रहे थे। तो नाटो जो है इसीलिए फॉर्म किया कि जो सोवियत यूनियन का एक्सपेंशन है यूरोप में उसको कम किया जाए, तो इसीलिए जो है ये 1949 में फॉर्म किया गया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। पर्पस इसका यही था कि कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस जो है हमको उस तरह एक्ट करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन को कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस की तरह एक्ट करना है। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस क्या होता है कि अगर कोई भी कंट्री, फॉर एग्जांपल जो भी नाटो के मेंबर है, मान लीजिए 10 कंट्री नाटो के मेंबर है, तो एक कंट्री में किसी बाहर वाले ने अगर मतलब वॉर किया, तो ये जो है वो एक कंट्री पे नहीं कंसीडर किया जाएगा, वो सारी कंट्रीज पे कंसीडर जाएगा कि जितने भी नाटो के 10 मेंबर हैं आपने उन पे वॉर किया है, तो वो सब जो है एक साथ जो है आपके खिलाफ जो है फिर उसके बाद एक्ट करेंगे। ठीक है, तो फाउंडर्स कितने हैं, फाउंडर्स कौन कौन से थे, 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। कौन कौन से, यूनाइटेड स्टेट, यूके, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे एंड पोर्टुगल। और अभी जो है फिर फिनलैंड और स्वीडन जो है वो भी कस्प पे थे कि ज्वाइन नाटो। अब स्टोरी क्या है नाटो के एक्सपेंशन की अगर बात करें, तो सोवियत यूनियन जो है उसने रिस्पॉन्ड किया, जब नाटो फॉर्म हुआ तो सोवियत यूनियन ने क्या फॉर्म किया, वॉर्सो पैक्ट फॉर्म किया, सेम एज नाटो। बट आफ्टर द कोलैप्स सोवियत यूनियन के बाद, जब सोवियत यूनियन टूटा 1991 में, तो बहुत सारे जो सोवियत यूनियन के पार्ट थे, मतलब वॉर्सो पैक्ट के पार्ट थे, उन्होंने क्या किया कि वो जो है जाके नाटो को ज्वाइन कर लिए। तो मोस्ट रीसेंट एडिशन अगर बात करें तो मॉन्टीनीग्रो जो है वो 2017 में ज्वाइन किया, और नॉर्थ मैकेडोनिया जो है उन्होंने 2020 में ज्वाइन किया, जिसमें से टोटल मेंबर अगर बात करें अभी नाटो के तो वो 30 हो चुके हैं। और नाटो ने डूर जो है अपनी ओपन डूर पॉलिसी जो है उसमें उसको ओपन किया है, अलाउ किया है कि कोई भी यूरोपियन कंट्री जो है वो हमारे नॉर्थ अटलांटिक एरिया की सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकती है और वो नाटो को ज्वाइन कर सकती है। अब मेजर नॉन नाटो एलाइज स्टेटस भी दिया जाता है, जो कि नाटो में यूएसए देता है। तो ये जो है डेजिग्नेशन ये यूएसए गवर्नमेंट देती है, जो अपने क्लोज एलाइज है, जो कहीं ना कहीं यूएस आर्म फोर्सेस मतलब स्ट्रेटेजिक वर्क कर रहे हैं यूएस आर्म फोर्सेस के साथ, बट वो नाटो के मेंबर नहीं है, तो नॉन नाटो एलाइज स्टेटस जो है यूएस गवर्नमेंट देती है। अब यूएस ने 30 अदर कंट्रीज को ये नॉन नाटो एलाइज स्टेटस दिया है, जिसमें से जापान, साउथ कोरिया, इजराइल एटसेट्रा, दीज आर द मेंबर्स ऑफ नॉन नाटो एलाइज। अब स्टेटस जो है वो कहीं ना कहीं मिलिट्री और फाइनेंशियल एडवांटेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव में कर सकते हैं, डिप्लीटेड यूरेनियम जो है उसको बाय कर सकते हैं, बट आप नाटो के मेंबर नहीं रहेंगे। ओके, अब रेलेवेंस क्या है नाटो का इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, मतलब अभी क्या रेलेवेंस है। तो पहली चीज़ है कि हमारे जो चेंजिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है उससे डील करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रशिया जो है कहीं ना कहीं यूक्रेन को इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है, ग्रोइंग ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़। तो इसके कारण क्या है कि नाटो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि नाटो जो है उन कंट्रीज़ को बचाए। इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी एम्बिट। फॉर एग्जाम्पल नाटो ने रशिया का एग्रेशन जो है उसको, जो भी यूक्रेन के अगेंस्ट हुआ उसको उन्होंने बहुत कंडेम किया है। उन्होंने बोला कि इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन्होंने सपोर्ट किया यूक्रेन की इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को। फॉर नियरली 20 ईयर्स नाटो एलाइज जो है और उन्हें पार्टनर कंट्रीज जो है वो मिलिट्री फोर्सेज डिप्लॉय कर रही हैं अफगानिस्तान में, कि अफगानिस्तान का जो कंट्री है
वहाँ पे पीस रहे और यहाँ पे टेररिस्ट ना रहे। नाटो जो है वो कहीं ना कहीं की पिलर है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया से फाइट करने के लिए विद द सपोर्ट ऑफ ग्लोबल कोलिशन फॉर टू डिफीट ISIS। और ये एक लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग इंटरगवर्नमेंटल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, और इसके मेंबर्स जो है हमेशा बढ़े ही हैं। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है रिस्पॉन्स टू कोविड। तो नाटो जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कोविड क्राइसिस के थ्रू बाय कैसे कि मिलिट्री जो पर्सनल है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, एयरलिफ्ट जो है मेडिकल बेनिफिट जो है उनको प्रोवाइड कर रहा है कि वो जो है हमारी जो सिक्योरिटी है उसमें कोई कमी ना पड़े। नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन भी बढ़ रहा है, और फॉर द फर्स्ट टाइम 4 इंडो पैसिफिक कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उन्होंने भी नाटो को समिट को ज्वाइन किया है। ओके, नाउ लेट्स कम टू इश्यूज विद द नाटो। क्या क्या इश्यूज है नाटो के साथ? तो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग मेंबर्स। तो नाटो में बहुत सारे मेंबर्स जो है वो उनके ओपिनियंस जो है अलग अलग हैं, जैसे कि ग्रीस और टर्की के जो है उनमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लैक ऑफ क्लियरली डिफाइंड मिशन इनका कोई डिफाइन नहीं है, और अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बढ़ रहा है, लूजिंग इट्स एज इन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विथ इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिलिट्री कैपेबल पॉलिटिकली एग्रेसिव रशिया। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाई नाटो इज फोकसिंग ऑन चाइना। तो नाटो ने जस्टिफाई किया कि वो चाइना पे इसलिए फोकस कर रहा है कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट व्हाट इट व्यूज चाइनाज इंक्रोचमेंट इन ऑन यूरोपियन इंटरेस्ट। तो की पोर्ट सच एज पोर्ट ऑफ प्यूरियस इन ग्रीस, वन ऑफ द लार्जेस्ट है जो कि यूरोप में, वो मेजरली चाइना ओन कर रहा है, चाइनीज़ कंपनीज ओन कर रही है, तो इसलिए जो है चाइना पे वो फोकस कर रहा है। चाइना का नबल पेट्रोल जो है अटलांटिक ओशियन रीजन में वो बढ़ रहा है। चाइना का इंटरेस्ट जो है आर्टिक सी में राइज हो रहा है। एक्सटेंसिव साइबर अटैक हो रहे हैं वेस्टर्न कमर्शियल और मिलिट्री टारगेट में, चाइना स्टेट कर रहा है। और क्लेम्स ऑफ चाइनीज ऑनरशिप ओवर द रिसोर्स रिच वाटर्स ऑफ साउथ चाइना सी एज स्ट्रेटेजिकली वाइटल वाटरवे। ठीक है, तो चाइना का जो है प्रेजेंस जो है यूरोपियन नेशंस में वो बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है नाटो जो है अब वो फोकस कर रहा है चाइना पे। अगर वो चाइना पे फोकस करेगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको चाइना को भी काउंटर कर पाएगा, और चाइना के साथ मिलके जो है यूरोपियन यूनियन में जो है वो मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो फोकस कर पाएगा। तो इसलिए जो है ये नाटो जो है वो फोकस कर रहा है, ठीक है, चाइना पे। तो दिस इज़ नाटो, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू ब्रिक्स। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि ब्रिक्स लीडर्स ने अभी बेजिंग डिक्लेरेशन जो है उसको अडॉप्ट किया है। 14th ब्रिक्स समिट हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चाइना इन वर्चुअल फॉर्मेट। ठीक है, तो 14 जो ब्रिक्स समिट हुआ वो किस फॉर्मेट में हुआ? वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ, और इसमें लीडर्स ने क्या अडॉप्ट किया? बेजिंग डिक्लेरेशन जो है वो अडॉप्ट किया। तो 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है ब्रिक्स की वो रिप्रेजेंट करती हैं, याद होगा, ब्राज़ील, ठीक है, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो क्या क्या रिप्रेजेंट करती है? तो टोटल कंबाइंड एरिया अगर बात करें तो 29.3% है टोटल लैंड सरफेस का हमारे वर्ल्ड का। 16% शेयर जो है वर्ल्ड ट्रेड में है ब्रिक्स कंट्रीज का। 24% ऑफ द वर्ल्ड GDP को रिप्रेजेंट करती है, और 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। दीज आर द 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज। ओके, अब हाईलाइट क्या है बेजिंग डिक्लेरेशन का? तो इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स प्रपोज किए। इंडिया ने बोला कि हमको ब्रिक्स की आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करना है, तो इंडिया ने प्रपोज किया ऑनलाइन डेटाबेस फॉर ब्रिक्स डॉक्यूमेंट, ब्रिक्स रेलवे रिसर्च नेटवर्क, और स्ट्रेंथन किया कॉपरेशन बिटवीन MSME सेक्टर्स। ठीक है, तो इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया ब्रिक्स स्टार्टअप इवेंट इस साल कि हमारे जो स्टार्टअप है उनको ब्रिक्स कंट्रीज में एनहांस करना है। दूसरी चीज डिनाइल ऑफ सेफ हेवन टू करप्शन। तो उन्होंने बोला कि जो भी हमारे करप्शन बढ़ रहा है, जो भी हमारी कंट्रीज हैं जो भी करप्शन बढ़वा रही है, तो उनको कम करना है। ठीक है, तो ब्रिक्स वेलकम दैट ब्रिक्स इनिशिएटिव ऑन डिनाइल ऑफ सेफ हेवन टू करप्शन विच फर्दर स्ट्रेंथन एंटी करप्शन कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एनहांस एंटी करप्शन एक्सचेंजेस। ठीक है, तो दीज आर द 2 इनिशिएटिव्स जो हमारे समिट के अंदर लिए गए। अब व्हाट अबाउट ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, कॉपरेशन को बढ़ाएगी कंट्रीज में। इसका एम यही है कि हमको ह्यूमैनिटी को डेवलप करना है और इस्टेब्लिश करना है मोर इक्विटेबल और फेयर वर्ल्ड। अब ब्रिक्स कंट्रीज जो है, ब्रिक्स जो नोशन था ब्रिक्स का वो यही है कि नेशन इकोनॉमीज जो है वो कलेक्टिवली डोमिनेट करेंगी ग्लोबल ग्रोथ को बाय 2050। अब ईरान एंड अर्जेंटीना ने भी अप्लाई किया है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, एंड दिस कुड बी द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ द ग्रुप सिंस साउथ अफ्रीका वाज इंक्लूडेड इन 2010। साउथ अफ्रीका 2010 में इंक्लूड हुआ था, तो ईरान और अर्जेंटीना अगर ज्वाइन कर लेंगे तो ब्रिक्स कंट्रीज होंगी और ईरान और अर्जेंटीना भी मेंबर बन पाएंगे। अब अपॉर्चुनिटीज क्या है इंडिया के लिए इन ब्रिक्स में?
इकोनॉमिक एंड ट्रेड इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड, ठीक है, वाइल मॉडेस्ट एंड प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया इन की मार्केट इंक्लूडिंग चाइना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो इंडिया के लिए की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि बहुत जो भी कंट्रीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और चाइना जो है इसका मेंबर है। तो चाइना के साथ जो है वो मिल के कहीं ना कहीं अपना ट्रेड जो है इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ा सकता है। इंडिया ऑल्सो सपोर्ट ब्रिक्स गोल ऑफ शील्डिंग मेंबर्स फ्रॉम द इकोनॉमिक फॉल आउट। मैनेजिंग रिलेशन विद चाइना अगर बात करें तो ग्रुप्स लाइक ब्रिक्स और एससीओ जो है वो दोनों इंडिया और चाइना को दोनों को अफोर्ड कर रही हैं, जिसके कारण जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया जो है अपना पार्ट बिल्कुल बैलेंसिंग नेचर का रखे। फिर मल्टी अलाइन फॉरेन पॉलिसी, पार्टिसिपेशन इन अ नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग बैलेंसेज इंडियाज ग्रुपिंग ग्रोइंग पार्टनरशिप विद द वेस्ट। ऑब्वियसली ये क्या है, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है, तो इंडिया जो है इनके साथ अगर मतलब इस ग्रुप में अगर नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है तो इंडिया जो है अगर यहाँ पे अच्छे से रिलेशन बना रहा है तो इंडिया जो है अपना वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशन अलग से बना सकता है, जैसे कि क्वाड हो गया। फिर फॉर इंटरनेशनल स्टेटस, तो ब्रिक्स मेंबरशिप जो है वो कहीं ना कहीं एलिवेट करता है इंडियाज ग्लोबल प्रोफाइल एंड प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोजेक्ट इंडिया एज अ ट्रूली इंटरनेशनल पार्टनर। अब कॉन्क्रीट प्रोग्रेस जो हमारे ब्रिक्स के अंदर लिए गए हैं, पहला है न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड दूसरा है कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट अरेंजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो फोर्टजीला समिट जो हुआ था, 6 समिट हमारा ब्रिक्स का, तब हमने ये अडॉप्ट किया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमारा शंघाई में है और ये इस्टेब्लिश किया गया कि हमको जो रिसोर्सेज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उनको हमको मोबिलाइज करना है। अब क्रेडिट कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो है ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है थ्रू करेंसी स्वैप्स इन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल एंड पोटेंशियल शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रहा है तो ये हमको प्रोवाइड करते हैं पैसे। फिर आईएमएफ रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो ब्रिक्स जो है वो सक्सीड किया इन ब्रिंगिंग इंक्रीमेंटल चेंजेस इन आईएमएफ ओवर द ईयर्स। तो जॉइंट एफर्ट्स जो है ब्रिक्स का 2010 जो रिफॉर्म प्रपोजल था कोटा और गवर्नेंस पे उसको देखा गया। फिर कोटा जो है आईएमएफ का उसको डबल किया गया विद द टोटल 6% शेयर ट्रांसफर टू द इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अब इंक्रीज ट्रेड एंड एक्सपोर्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ डब्ल्यूटीओ तो पार्टिसिपेशन जो है ब्रिक्स का ग्लोबल एक्सपोर्ट में वो डबल हो गया 2001 से 2011 में। और स्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइड रेंज मल्टी लेवल कम्युनिकेशन मैकेनिज्म, तो ब्रिक्स जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड हुआ और बहुत सारे इश्यूज और कोऑपरेशन को उन्होंने लिया और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस्टेब्लिश की। अब इश्यूज क्या क्या है ब्रिक्स में अगर बात करें तो सबसे पहला है डोमिनेंट रोल ऑफ चाइना। ऑब्वियसली चाइना मेंबर है तो चाइना का जो है ग्रेटर रोल है इस ग्रुप में, जो कि मेजर चैलेंज है हमारे इंडिया के लिए। ये ग्रुप जो है इट कैन यूज द ग्रुप एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एंटी यूएस प्रोपेगेंडा फ्रेम्ड अराउंड यूएस सैंक्शन ऑन रशिया एंड ब्रॉडर यूएस हेजेमनी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूएस को वो करने के लिए। फिर लैक इन अपहोल्डिंग कमिटमेंट टू सोवेरेनिटी इक्वालिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, वाइल चाइना जो है टेरिटोरियल स्टेटस को चैलेंज कर रहा है ऑल अराउंड दिस पेरिफेरी, मतलब जो भी इंडिया के बॉर्डर है वहाँ पे, और रशिया का एग्रेशन जो है यूक्रेन पे उसको भी सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहे हैं। दूसरा है बायलेटरल डिफरेंसेस, तो ब्रिक्स जो है वो कहीं ना कहीं चैलेंज फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ बाइंडिंग आइडियोलॉजी कोई भी नहीं है और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है सोशियो कल्चर और पॉलिटिकल सिस्टम में, तो इसके कारण भी जो है बहुत सारी वाइड डिस्पैरिटीज हैं। फिर ट्रेड रिलेटेड चैलेंजेस की अगर बात करें तो इंडिया का टोटल ट्रेड जो है ब्रिक्स कंट्रीज के साथ 2018-19 में वो $114.1 बिलियन था और मेजॉरिटी जो था वो हमारा बायलेटरल ट्रेड चाइना के साथ है, अदर कंट्रीज के साथ हमारा कम है। रीज़न ये यही है फॉर द लो ट्रेड, क्योंकि जोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और टाइम और कॉस्ट हमारा एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एनवायरनमेंट है और चाइना का डोमिनेंस जो है ट्रेड में विद इन द ब्रिक्स कंट्रीज वो अनदर इशू है हमारे इंडिया के लिए। दूसरा चीज़ है स्लो प्रोग्रेस ऑफ मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स, तो ब्रिक्स जो है वो कहीं ना कहीं इशू रेज किए हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो रिफॉर्म है मतलब जो भी रिफॉर्म हम सजेस्ट कर रहे हैं, इंडिया सजेस्ट कर रहा है, वो मोर जो भी डेलिकेटरी नेचर के हैं और सीरियस अटेम्प्ट है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ओवरऑल कर रहे हैं। मतलब चाइना जैसे कि जो इंडिया चाह रहा है वो चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपोज कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अदर्स की अगर बात करें तो ब्रिक्स इकोनॉमिक्स जो है वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक और सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं वो भी शेयर करते हैं, जो कि एड्रेस देयर ग्रुप एक्टिविज्म, ठीक है, विथ पैरेलल ग्रुपिंग लाइक IBSA, जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जो है ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जो कि मेजर चैलेंज है हमारे ब्रिक्स के लिए, ठीक है। तो दीज आर द
इश्यूज परसिस्टिंग इन ब्रिक्स। अब इंडिया इन ब्रिक्स की अगर बात करें तो इंडिया जो है इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ब्रिक्स में वो बहुत ज़्यादा है ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में इंडिया ने ऑल्सो ऐड किया है अर्बनाइजेशन फोरम टू ब्रिक्स कोऑपरेशन मैकेनिज्म, जो कि ग्रेटर फोकस ब्रिक्स बिल्ड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ों में। फिर इंडिया ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है प्रैक्टिस ऑफ होल्डिंग ब्रिक्स एकेडमिक फोरम, जो कि एक मीटिंग है जो कि हमारे एजेंडा को बढ़ाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ इंडिया इन ब्रिक्स। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज़ रोड अहेड की अगर बात करें तो सबसे पहले हमको डाइवर्सिटीज़ को ओवरकम करना है और कॉमन इंटरेस्ट बनाना है कि हमको जो है ब्रिक्स का एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए जहाँ पे जाके सारे मेंबर कंट्रीज़ अपनी डाइवर्सिटी को भूल के जो है उस कॉमन इंटरेस्ट पे वर्क करें। दूसरा चीज़ है एफिशिएंसी एनहांस करनी है ब्रिक्स इंस्टीट्यूशन की विया कॉन्टेस्टेड मल्टीलेटरलिज्म। फिर हमको काउंटर टेररिज्म जो है उसको प्रायोरिटाइज करना है कि हमको टेररिज्म को वो करना है कि जो कि हमारे सिक्योरिटी बढ़ा सके। और कोऑपरेशन जो बढ़ाना है, ग्रेटर नीड है कि हमको जो है ब्रिक्स कोऑपरेशन बढ़ाना है ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में। ठीक है, तो दीज आर द सम रोड अहेड। आई होप इट इज़ क्लियर ब्रिक्स। नाउ लेट्स कम टू इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। तो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन जो है अपना फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन अभी उन्होंने कंक्लूड किया है फॉर इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। मोर ऑन न्यूज़ की बताएं, मोर ऑन न्यूज़ में देखें अगर तो दोनों पार्टनर्स ने बोला है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको रिज्यूम करेंगे। मतलब 9 साल पहले हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक साथ किया था, तो 9 साल बाद जो है अब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिज्यूम करेंगे। ठीक है, एफटीए एग्रीमेंट वही जो डील किससे किससे करेगा, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के। और बोथ साइड्स ने बोला है कि हम ट्रेड नेगोशिएशंस को बढ़ाएंगे जो कि बैलेंस्ड होगा, कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का होगा। सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो है वो सितंबर 2022 में होगा एट ब्रसेल्स। अब व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन फॉर इंडिया। पहली चीज़ है कि चाइना को काउंटर करने के लिए, क्यों काउंटर करें, चाइना का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है उन कंट्रीज़ में बढ़ रहा है, तो इसलिए उसको काउंटर करने के लिए हमको यूरोपियन यूनियन की ज़रूरत है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो बायलेटरल ट्रेड है वो 116.36 बिलियन है इन 2021-22 में, जो कि बढ़ जाएगा हमारा। और करंटली यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और आफ्टर यूएस एंड सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट का भी। बोथ साइड्स ने एग्री किया कि यूरोपियन यूनियन इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को फॉर्म करेंगे जो कि हमारे ट्रेड रिलेटेड चीज़ों को देखेगा। अब पोस्ट ब्रेग्जिट सिनेरियो, ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस ये है कि ब्रेग्जिट हमारा अलग हो गया है यूके, तो इंडिया ने यूके को कंसीडर किया एज अ गेटवे टू कॉन्टिनेंटल यूरोप एंड विथ इट्स एग्जिस्टिंग यूरोपियन यूनियन। तो इंडिया फर्म जो है वो कहीं ना कहीं ये एडवांटेज लूज़ करेंगे। तो पोस्ट ब्रेग्जिट के बाद क्या हुआ कि हमको इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेक्ट है हमारा इंडिया का उस मतलब दैट इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिकग्नाइज ऑन कंटिन्यूड ग्रोथ ऑन इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन। दूसरी चीज़ है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कैसे कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है इंडिया और डेनमार्क के बीच में इस्टेब्लिश करेंगे जो कि यूरोप का स्मॉलर कंट्रीज़ जो है उनको भी देखेगी। फिर कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल इश्यूज़, तो यूरोपियन यूनियन जो है फ्रंट फुट में है इन डिज़ाइनिंग ग्लोबल रूल्स इन न्यू फील्ड्स और इट हैज़ इनिशिएटेड अ ग्लोबल डिबेट ऑन रूल्स टू प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा। ओके, सो दीज आर द सिग्निफिकेंस फॉर दिस। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज़ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में आप देख सकते हैं ये सारा पूरा कंट्रीज़ है। अब यूरोपियन यूनियन है क्या, ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जो कि 27 सोवरेन मेंबर स्टेट से बना हुआ है। ठीक है, डिसीजन जो है इसमें लिए जाते हैं सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू और इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन के थ्रू। मेन यूरोपियन इंस्टीट्यूशन है यूरोपियन काउंसिल जो कि हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट देखती है। यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन का पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव आर्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल है न्यू यूरोपियन लेजिस्लेशन को ड्रॉन करने के लिए, बढ़ाने के लिए और इम्प्लीमेंट करेगी डिसीजन जो भी यूरोपियन पार्लियामेंट लेगी। और काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है ये वन गवर्नमेंट मिनिस्टर जो है हर मेंबर स्टेट से होगा और ये काउंसिल जो है लॉ मेकिंग प्रोसेस का पार्ट है। यूरोपियन पार्लियामेंट की बात करें तो ये एक डायरेक्टली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है यूरोपियन यूनियन की, जो
टुगेदर ये काउंसिल मतलब काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेटिव पावर जो है इन्हांस करती है, बट इनके पास कोई लेजिस्लेशन पावर ऐसी नहीं होती कि वो इनिशिएट करे। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पावर तो है बट वो बिना काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के इनिशिएट नहीं कर सकते। अब यूरोपियन कमीशन जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है हमारे यूरोपियन यूनियन की, जो कि अकाउंटेबल है हमारे यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए। Okay, so this is the European Union. Now let's come to what are the concerns in India-European Union relation as evident from stalled negotiation over FTA. तो डाइवर्जिंग पोजीशन ऑन रशियाज रोल ड्यूरिंग क्रीमियन क्राइसिस। ऑब्वियसली इंडिया और रशिया का दोनों का अलग अलग था। इटालियन मरीन इशू, ऑब्वियसली 2012 में जो अरेस्ट हुआ था इटालियन मरीन्स का, ये कहीं ना कहीं इटली और इंडिया के रिलेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था, बट ऑल्सो लेड टू इंक्रीज टेंशन बिटवीन विद द यूरोपियन यूनियन। अदर इश्यूज जो है एफटीए में, जैसे कि सर्विसेज से रिलेटेड, नॉन टैरिफ बैरियर से रिलेटेड, ट्रेड गुड्स, आईपीएल से रिलेटेड, वो भी एक प्रॉब्लम है। ह्यूमन राइट्स अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने कंसर्न रेज किया है कि ह्यूमन राइट जो सिचुएशन है इंडिया में वो कहीं ना कहीं, जैसे कि विमेन और माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अनटैप्ड ट्रेड पोटेंशियल की अगर बात करें तो इंडिया जो है अकाउंट करता है 2.1% ऑफ यूरोपियन यूनियन टोटल ट्रेड इन गुड्स इन 2021, वेल बिहाइंड चाइना और यूएसए। ठीक है, फिर टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एंड सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स भी हैं। एब्सेंस ऑफ एफटीए इज़ द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट्स था। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स These are the problems with concerns in India-European Union relation. अब what are the other common areas of interest अगर बात करें India-European Union, तो ब्लू इकोनॉमी और वेस्टर्न इंडियन ओशन। तो यूरोपियन यूनियन ब्लू इकोनॉमी ग्रोथ इनिशिएटिव जो है वो कहीं ना कहीं मैरीटाइम ग्रोथ को बढ़ाएगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाएगा, और इंडिया का ब्लू रिवॉल्यूशन जो है उसके साथ मिलता है। फिर इंडो पैसिफिक, यूरोपियन यूनियन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है वो कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली गोल्स को कॉम्प्लीमेंट करती है, और वो फोकस करती है हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए। तीसरा है क्लाइमेट चेंज। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो एज द वर्ल्ड थर्ड एंड फोर्थ लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज में एक कॉमन एजेंडा शेयर करते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अभी कॉम्प्रिहेंसिव कनेक्टिविटी पार्टनरशिप को अनाउंस किया है ऑन सपोर्ट रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल कनेक्टिविटी बोथ इन इंडिया इन थर्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, इंडो पैसिफिक, जो कि ऑल्टरनेटिव हमारा होगा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द रोड अहेड। तो पहली है एमर्जिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ कोलैबोरेशन इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली ऑनगोइंग डिबेट्स चल रही है यूरोपियन यूनियन की कि हमारे सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल हो गए, क्रूशियल प्रोडक्ट्स हो गए इनको, और ये एक वन एरिया है जहाँ पे कॉपरेशन बढ़ सकता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। फिर दूसरी चीज़ है अर्ली कंक्लूजन ऑफ एफटीए। तो बीटीआईए जो है वो क्रूशियल है बिकॉज इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है ये एक लार्ज मार्केट है, और इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को हेल्प कर सकता है स्किल लेबर और प्रोफेशनल्स को बढ़ाने के लिए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। फिर स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल डायलॉग, ऑब्वियसली हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमको अपग्रेड करना है डायलॉग बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड इंडियन मिनिस्टर्स, और लॉन्चिंग कॉन्क्रीट एंड ट्राइलेटरल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट इन पायलट पार्टनर कंट्रीज। तो रेगुलर बायलेटरल एज वेल एज ट्राइलेटरल डायलॉग्स जो है वो भी हमको बढ़ाने हैं। ओके, अब चेंजिंग सिनेरियो अगर बात करें इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशंस के बीच में, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करेंगे रिलेशन। तो दोज इशूज़ वर नॉट कंप्लीट रिजॉल्व, बट ओवर अ टाइम फॉलोइंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज जो है एक्लिप्स्ड ओवर अबव इशूज़। बोथ प्लेयर्स जो हैं वो हमारे पेरिस एग्रीमेंट को रेटिफाई किए हैं, और इंडिया का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें भी यूरोपियन यूनियन पार्ट है। इम्पैक्ट जो है 2009 रिसेशन और ब्रेक्जिट का, वो बोथ साइड्स को कहीं ना कहीं इंगेजमेंट बढ़ा रहा है। दिस लेड टू यूरोपियन यूनियन टू रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया। टर्बुलेंस इन मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया इंसेंटिवाइजिंग ग्रेटर यूरोपियन यूनियन इंडिया सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, फिर फॉर्मिडेबल राइज ऑफ चाइना का राइज हो रहा है सॉरी, उसको बैलेंस करने के लिए भी ज़रूरत है। फाइनली यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया ऑल्सो हैव सिमिलर स्टेक्स इन द लिबरल मल्टीलेटरल ऑर्डर एंड टू प्रोटेक्ट कॉमन ग्लोबल कॉमन्स। ठीक है, तो दीज आर द चेंजिंग सिनेरियो के कारण क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो दिस इज़ इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशन। नाउ लेट्स कम टू इंडस वाटर ट्रीटी। तो
तो अभी क्या है, ये न्यूज़ में इसलिए है कि 118th जो मीटिंग है परमानेंट इंडस कमीशन की, वो अभी न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। हाइलाइट्स क्या क्या है इस मीटिंग के, तो पाकिस्तान ने एश्योर किया कि इंडिया जो है सारे नेसेसरी एक्शन ले सकता है जो फजलिका ड्रेन फ्री फ्लो ऑफ फजलिका ड्रेन इन सतलज रिवर। तो फजलिका जो है वो जो है फ्री फ्लो ड्रेन कर सकती है सतलज रिवर में। इंडियन साइड ने अंडरस्कोर्ड किया दैट ऑल इट्स ऑनगोइंग, जो भी इंडिया के ऑल सारे ऑनगोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग पकलदुल, किरू एंड लोअर कलनई, वो फुली कॉम्प्लीमेंट करते हैं इस ट्रीटी को, फुली कंप्लाइंट है इस ट्रीटी से, ऐसा नहीं कि इस ट्रीटी को वो वॉयलेट कर रहे हैं। अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या होती है वो इंपॉर्टेंट है। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन की गई 1960 में। किसने किसने साइन की, इंडिया और पाकिस्तान ने साइन की, और ये किसने ब्रोकर्ड की, वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर्ड की। अब ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रीटी के कि हम इस ट्रीटी को फिक्स करना है, और जो डीलिमिटेड जो है जो राइट्स हैं ऑब्लिगेशन है दोनों कंट्रीज़ के, उसको जो भी वाटर जो भी है इंडस रिवर की जो भी ट्रिब्यूटरी हैं उनके वाटर्स को कैसे यूज़ करना है, उन चीज़ों को उन्होंने देखा। अब प्रोविज़न क्या है फॉर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, तो सारे जो वाटर हैं ईस्टर्न रिवर्स के, सतलज, व्यास, रावी के, वो इंडिया को एलोकेट किए गए, और इंडस, झेलम, चेनाब जो है वो जो है हमारे पाकिस्तान को दिए गए कि पाकिस्तान जो है उस पर यूज़ करेगा, और सतलज, व्यास, रावी को इंडिया यूज़ करेगा। अब इंडिया के पास ये भी राइट था ट्रीटी के अंदर कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, जो भी वेस्टर्न रिवर्स आ रही है वहाँ से उसमें रन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। अब रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो होते हैं, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट होते हैं जहाँ पे बहुत ही कम वाटर शॉर्टेज होता है या फिर होता ही नहीं है। अब अदर प्रोविजंस क्या क्या है कि ये जो है फंडिंग और जो है डैम्स को बिल्ड करने की परमिशन देता है, फंडिंग प्रोवाइड करता है, और ट्रीटी जो है वो बोलता है कि परमानेंट इंडस कमीशन आपको क्रिएट करना है जहाँ पे कमिश्नर होंगे हर कंट्रीज़ के, टू मेंटेन अ चैनल फॉर कम्युनिकेशन, और डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करेंगे। अब वाई एब्रोगेशन ऑफ ट्रीटी इज़ नॉट वाइबल ऑप्शन, अगर मतलब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट आर द प्रेवलेंट इशूज़ इन द ट्रीटी। तो पहली चीज़ है पाकिस्तान फ्रीक्वेंट अपोजिशन टू इंडियाज़ प्रोजेक्ट, तो इंडिया के जो भी प्रोजेक्ट हैं तो पाकिस्तान क्या बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते, और इंडिया बोलता है कि हम जो है ट्रीटी के अंदर ही रह के हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो अपोजिशन जो है वो मेजरली ऑन द इशू दैट जो झेलम और चेनाब पे जो भी प्रोजेक्ट बनेंगे वो टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइड जो है एग्रीमेंट में उसको फॉलो करना चाहिए। तो इशू ये है, इशू सीन किया जाता है इट्स मैनिफेस्टेशन ऑन इन सेवरल प्रोजेक्ट लाइक किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, झेलम रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ये अपोज करते हैं। फिर स्ट्रेन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट के थ्रू अफेक्ट हो रही है इन द इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मेल्टिंग जो है ग्लेशियर्स का वो कहीं ना कहीं वाटर जो है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बढ़ा देता है, और इसके कारण क्या होता है ग्राउंड वाटर जो हमारा वो है वो डिप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मेथड थ्रू अ थर्ड पार्टी गारंटर, तो वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है इंडस वाटर ट्रीटी की, और ये जो है कहीं ना कहीं हम उसकी रिपोर्ट पे रिलाई होते हैं कि वो जब रिपोर्ट भेजेगी तब हम चीज़ें करेंगे। नो रेगुलर डेटा शेयरिंग एज प्लान्ड इन द ट्रीटी, द फ्लो डेटा जो है शेयरिंग इज सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ रिवर बेसिन इन टोटलिटी। ओके, अब ये तो इशू हो गया। अब व्हाट आर द एब्रोगेशन, वाई मतलब एब्रोगेशन जो है ट्रीटी का वो वायबल ऑप्शन नहीं है। पहली चीज़ है कि ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये यूनिलेटरल एग्जिट क्लॉज नहीं है, इसमें कोई यूनिलेटरल एग्जिट क्लॉज नहीं है। इवन द सेवरेंस ऑफ डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कैन नॉट टर्मिनेट द इंडस वाटर ट्रीटी। इफेक्ट ऑन इंडियाज अदर्स लोअर रिपेरियन स्टेट, तो एब्रोगेशन अगर इंडस वाटर ट्रीटी का होगा वो कहीं ना कहीं हमारे लोअर कंट्री से, जैसे कि बांग्लादेश जो कि 91% ऑफ द वाटर रिसीव करती है इन रिवर से, तो उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तीसरी चीज़ है चाइनाज कॉपरेशन ऑन हाइड्रोलॉजिकल डेटा, तो ग्रोइंग चाइनाज पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होगा, तो इसलिए भी ये जो है हम एब्रोगेट नहीं कर सकते। अब व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, तो वाइल द ट्रीटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीज़ें हैं, बट हम क्या क्या चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबली एडवोकेटिंग इंडियाज़ पोजीशन ओवर द ईयर्स अगर बात करें तो इंडिया जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर टू अपर रेपेरियन स्टेट है, जो कि 93% ऑफ द वाटर शॉर्टेज कैपेसिटी को
स्टिपुलेट करता है। फर्दर ओनली अबाउट 25% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो हार्नेस की जाती है फ्रॉम द 3 वेस्टर्न रिवर्स इन कश्मीर। फिर सीकिंग कोऑपरेशन एफर्ट्स जो है हमको पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करना चाहिए जहाँ पे भी हम पॉसिबल हो पाए वहाँ पे, और फ्यूचर कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए। चेंजिंग अप्रोच बोथ कंट्रीज़ को जो है फोकस करना चाहिए सब बेसिन लेवल पे इंस्टीड ऑफ मैनेजिंग द एरिया एंड सिंगुलर होलिस्टिक लेवल। फ्रॉम रेशनैलिटी टू रिलेशनैलिटी हमको बनाना चाहिए। टू अचीव अ स्ट्रॉन्गर इंडस वाटर ट्रीटी हमको शिफ्ट करना चाहिए रैशनैलिटी ऑफ वाटर मतलब वाटर शेयरिंग से हमको बेनिफिट शेयरिंग पे फोकस करना चाहिए। फिर रीनेगोशिएट करना चाहिए ट्रीटी का, और इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हेलसिंकी रूल्स ये एक क्रूशियल रूल्स है जो वाटर से डील करते हैं। और ये जो इंटरनेशनल रिवर्स के जो भी वाटर हैं उनका यूजेस आप कैसे कर सकते हैं उससे ये उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। वो बोलता है कि जितने भी बॉर्डरिंग नेशन है उनका राइट होता है कि वो इक्विटेबल वाटर शेयर करें मतलब एक दूसरे के बीच में। तो दिस इज़ हेलसिंकी रूल्स। फिर आते हैं कंक्लूजन की अगर बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एग्जाम्पल है कि हमको नॉन वायलेंट को एग्जिस्टेंस करना है, पॉसिबिलिटी है कि हमको नॉन वायलेंट को एग्जिस्टेंस करना है दैट एग्जिस्ट डिस्पाइट ऑफ ट्रबल्ड रैपोर्ट बिटवीन बोथ नेबरिंग कंट्रीज। सो दिस इज द इंडस वाटर ट्रीटी। I hope it is clear. Okay, so now let's come to अफगानिस्तान। अब कुछ जो और भी हैं कुछ कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो इंडिया नेपाल की अगर बात करें तो कोशी रिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया नेपाल के बीच में जो भी वो चल रहा है, और महाकाली ट्रीटी जो है वो महाकाली रिवर पे है। इंडिया चाइना की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपॉन प्रोविजन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ब्रह्मपुत्र के लिए हमने साइन की गए। फिर MOU जो है हमने रिवर सतलज के लिए भी साइन किया चाइना के साथ। एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म भी हमने बनाया है जो भी इंटरेक्शन है कोऑपरेशन उसको डिस्कस करने के लिए। इंडिया बांग्लादेश की अगर बात करें तो गंगा ट्रीटी जो है हमने फरक्का बैरेज जो है वहाँ पे वो किया है, और सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लड फोरकास्टिंग डेटा ऑन मेजर रिवर्स लाइक गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर ड्यूरिंग मानसून पीरियड। इंडिया और भूटान की बात करें तो कॉम्प्रहेंसिव स्कीम फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल एंड फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क ऑन रिवर्स कॉमन टू इंडिया एंड भूटान, और जॉइंट ग्रुप जो है एक्सपर्ट का ऑन फ्लड मैनेजमेंट वो भी हमने बनाया है। तो दीज आर some important mechanism of cooperation. Now let's come to India's engagement with Taliban. Very important topic, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था इस बार, और ये क्या है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपको इस बार मेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इंडियाज़ तालिबान अगर बात करें तो आपको पता होगा कि तालिबान ने पूरी तरह अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये न्यूज़ में बहुत दिन तक था, मतलब एक टाइम तक पूरा ही था। तो इंडिया ने अभी अपनी ये न्यूज़ में इसलिए है कि इंडिया ने अभी जो अपनी एम्बेसी है उसको रीओपन की है हमारी काबुल में आफ्टर 10 months ऑफ मतलब अभी 10 महीने हो चुके हैं तालिबान को कंट्रोल किए हुए अफ़गानिस्तान पे। तो इंडिया ने जो है अभी ये जो है अपनी एम्बेसी ओपन की है। अब मोर ऑन न्यूज़ के बाद देखें तो इंडिया जो है अपने ऑफिशियल इंडियन डेलीगेशन को भी सेंड किया है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन बढ़ाएं अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि अर्थक्वेक आया था अफगानिस्तान पे तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। डेवलपमेंट कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस एक्वायर करेगा कि इंडिया हैड रिफ्यूज टू रिकग्नाइज द तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन इन अफगानिस्तान एंड अर्ज द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू गो स्लो इन रिकग्नाइजिंग द तालिबान। प्रेजेंट इंगेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं चेंज है इंडिया की अप्रोच में तालिबान के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इंडिया ने पहले बोला था कि वो तालिबान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, बट अभी जो है इंडिया जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड कर रही है। तो ये इंडिया का अप्रोच जो है उसमें चेंज आई, और गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ऑनगोइंग विजिट जो है डिड नॉट अमाउंट टू ग्रांटिंग डिप्लोमेटिक रिकग्निशन टू द तालिबान रिजीम इन काबुल, मतलब डिप्लोमेटिक रिकग्निशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या है अफगान तालिबान इशू का अगर बात करें तो सबसे पहले तालिबान जो है वो 1990s में एमर्ज हुए, आपको पता होना चाहिए। इशू यही था कि जब 9/11 अटैक हुआ अमेरिका में तो अमेरिका ने बहुत ऑपरेशन और फ्रीडम जो है उसको अडॉप्ट किया और बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे लोगों को सेंड किया अफगानिस्तान में। तो मुजाहिदीन जो है अफगानिस्तान में क्रिएट हुआ, और तालिबान एक ग्रुप जो है जिसको स्टूडेंट का ग्रुप था वो जो है बने। तो तालिबान जो है एमर्ज हुआ 1990s में अराउंड द सदर्न अफगान सिटी ऑफ कंडहर डिस्ट्रिक्ट में, एंड वॉज वन ऑफ द फैक्शन फाइटिंग अ सिविल वॉर फॉर द कंट्रोल ऑफ
द कंट्री को कंट्रोल के लिए, जब सोवियत यूनियन विड्रॉल हो गया। तालिबान ने रूल किया अफगानिस्तान को 1996 से 2001 तक, और ब्रूटल वर्जन जो है शरिया लॉ का उन्होंने इम्पोज किया कंट्री पे, ठीक है। और विमेन को स्कूल जाने से मना कर दिया, बैन कर दिया विमेन को पब्लिक लाइफ से, और ये सब चीज़ें हुई। फॉलोइंग September 11 टेररिस्ट अटैक हुआ 2001 में यूएस में, एंड द यूएस टुगेदर विद इट्स नाटो एलाइज लेड अ मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट अलकायदा, और तालिबान के अगेंस्ट उन्होंने मिलिट्री कैंपेन चलाया। विद 14,000 ट्रूप्स इन अफगानिस्तान, यूएस इंगेजमेंट कंटिन्यूड फॉर नियरली 20 ईयर्स, ठीक है। और इसके कारण हैवी इकोनॉमिक और ह्यूमन कॉस्ट जो है यूएस के लिए हुआ, बट विदाउट अ क्लियर विक्ट्री ओवर तालिबान। इन इंटरवीनिंग टाइम इलेक्टेड अफगान गवर्नमेंट जो है रिप्लेस द तालिबान, एंड मोस्ट मेजर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंप्रूव किए गए, बट अप्रॉक्सीमेटली अगर बताएं तो थर्ड ऑफ अफगानिस्तान वॉज स्टिल कंटेस्टेड एरिया। यूएस और तालिबान ने लैंडमार्क डील साइन की दोहा में 2020 में, कि आप जो है अफगानिस्तान में हम वॉर एंड करेंगे, और यूएस ट्रिप्स को अलाउ किया कि वो घर चले जाएं। हाउएवर विद द विड्रॉल ऑफ जितने भी सारे यूएस ट्रूप से जैसे ही विड्रॉल किया अफगानिस्तान में, तो तालिबान और उनके अलाइड मिलिट्री ग्रुप्स ने पूरी तरह अफगानिस्तान को कंट्रोल में ले लिया, और वहाँ पे शरिया लॉ जो है इम्पोज कर दिया, ठीक है, और पूरी तरह तालिबान को कंट्रोल कर लिया। अब वाई शुड इंडिया इंगेज विद तालिबान? इंडिया का इंगेजमेंट तालिबान से क्यों होना चाहिए? तो सबसे पहली राइजिंग इंटरनेशनल इंगेजमेंट क्या है कि आप इंडिया जो है अभी तक फोकस कर रहा था कि वो तालिबान को आइसोलेट करेंगे, बट एक बियॉन्ड अ पॉइंट आप आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अफगानिस्तान कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो दिस इज़ इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा अफगानिस्तान है, ठीक है, और ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, और ये इंडिया। अब अगर यहाँ से अगर इंडिया ने अफगानिस्तान को पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया, मतलब इंडिया ने अगर तालिबान के साथ रिलेशन नहीं बनाया, मतलब ठीक है, तो पाकिस्तान क्या होगा? पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पे अटैक कर सकता है, इंडिया की सिक्योरिटी के थ्रेट हो सकते हैं। तो इसलिए जो है इंडिया को अफगानिस्तान के साथ तालिबान के साथ इंगेज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान। बैक इन 1990s अगर बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंस के अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं तालिबान को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा था, वाइल पाकिस्तान जो है पाइवटल प्लेयर है अभी भी टेररिज्म बढ़ाने के लिए, तो इसलिए इंडिया का रोल ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है नेशनल सिक्योरिटी। अफगानिस्तान इन द पास्ट अगर बात करें तो टेरर ग्रुप्स को बढ़ावा देता है, जैसे कि अलकायदा हो गए, ISIS हो गए, तो तालिबान के साथ जो है इंगेजमेंट जो है तालिबान के साथ, वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देगा कि इंडिया जो है डायरेक्टली इन सब चीज़ों के साथ डील कर सकता है। फिर म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा, एज तालिबान इज़ कीन टू गेन इंटरनेशनल रिकग्निशन। तो आउटफिट एटीट्यूड्स ऑल्सो इंडिकेट दैट नॉट एडवर्स टू डेवलपिंग टाइज विथ इंडिया डिस्पाइट वेदर कंसर्न्स पाकिस्तान में बी रिगार्डिंग एंड इंडियाज प्रेजेंस इन अफगानिस्तान। तो कहीं कहीं तालिबान जो है इंडिया को भी रिकग्नाइज करते हैं कि इंडिया जो है उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन प्रोवाइड करवाएगा। तालिबान कॉल्ड ऑन इंडिया टू री ओपन इट्स, तालिबान ने बोला कि आप जो है अपना मिशन जो है काबुल में ओपन करिए, एंड रिज्यूम डायरेक्ट फ्लाइट टू द कंट्री एंड ऑल्सो एक्सेप्ट अफगान मिलिट्री ट्रेनीज, ठीक है। तो दीज आर ये इसलिए इंडिया को जो है इंगेज करना ज़रूरी है, ठीक है। अब डाउन साइड्स ऑफ इंडियाज़ इंगेजमेंट अगर बात करें तो पहली चीज़ है कि शोज़ इनकन्सिस्टेंसीज इन इंडियाज़ पॉलिसी। तो इंडिया जो है इंडिया ने सपोर्ट किया एन अफगान लेड अफगान कंट्रोल प्रोसेस फॉर इंश्योरिंग पीस एंड रिकॉन्सिलिएशन अफगानिस्तान, और अब वो कहीं ना कहीं तालिबान के साथ इंगेज कर रहे हैं, तो ये एक इनकन्सिस्टेंसी है। दूसरी चीज़ सिक्योरिटी कंसर्न, इंडिया जो है कंटिन्यू कहीं ना कहीं टेररिस्ट जो एक्शन है, टेररिस्ट अटैक जो है फेस कर रहा है, विच इज़ अ की ऑफ मेंबर ऑफ तालिबान। तो कहीं ना कहीं रिसेंटली अभी UN तालिबान मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट बोली है कि टेरर ग्रुप्स जो हैं वो कंटिन्यू अफगान सॉइल पे ही रहते हैं और उनको तालिबान का सपोर्ट मिलता है, तो ये भी इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। नो चेंज इन आइडियोलॉजी ऑफ द तालिबान ने अभी तक अपनी आइडियोलॉजी चेंज नहीं की है। अटैक ऑन माइनॉरिटीज़ जो है वो भी कंटिन्यूड है, वुमेन पे रिस्ट्रिक्शंस भी कंटिन्यूड है, तो वो भी एक इंडिया के साथ इंडिया का जो एक्शन है, इंडिया जो करना चाहता है उसके साथ नहीं मेल खाता। फिर डीलिंग ऑफ विथ प्रो चाइना नेबर्स ऑफ तालिबान, एज इंडिया इंक्रीजेस, इंडिया ने अपना तालिबान के साथ इंगेजमेंट इंक्रीज कर लिया है, बट इट वुड नीड टू रीडिफाइन इट्स रिलेशनशिप विद तजाकिस्तान।
एज द लेटर जो तजाकिस्तान है हैज़ डीपली एडवर्शियल रिलेशनशिप है काबुल के साथ, और वो फिर क्या होगा कि वो तजाकिस्तान जो है वो बेजिंग के पास चला जाएगा, मतलब चाइना के साथ रिलेशन बना लेंगे, तो वो भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। ओके, नाउ वे अहेड की बात करें तो टेम्पलेट जो है इंडिया के इंगेजमेंट का विद द तालिबान इज़ बेस्ड ऑन इंडियाज़ हिस्टोरिक टाइज विद अफगानिस्तान, और तालिबान इज़ हेयर टू स्टे एंड फॉर इंडिया कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है इंडिया के पास। इंडिया को सिर्फ डील करने का ही ऑल्टरनेटिव है, इंडिया को डील करना ही पड़ेगा तालिबान के साथ, बिकॉज इंडिया का जो है नेबरिंग कंट्री है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अलाइ विथ द नेबरिंग कंट्री। ठीक है, अब इंडिया का इन्वेस्टमेंट जो है अफगानिस्तान में अगर बात करें तो असिस्टेंस जो है इंडिया प्रोवाइड किया कंस्ट्रक्शन, अपग्रेडिंग, रीबिल्डिंग में। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान पार्लियामेंट को क्रिएट करने में इंडिया ने हेल्प किया, सलमा डैम उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया, जरांस डालीराम रोड वो किया, और हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो भी चल रहा है। बहुत सारे एम्बुलेंस, बसेस, बिस्किट्स ये सब ट्रांसफ़र किए उन्होंने। फिर पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा है, ऑफरिंग स्कॉलरशिप फॉर अफगान स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग फॉर अफगान सोल्जर्स, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इंडिया को बहुत कॉशियसली चलना पड़ेगा, बिकॉज तालिबान के साथ डील करने के अलावा इंडिया के पास कोई वो नहीं है, बट इंडिया को मैनेज भी करना पड़ेगा चीज़ों को। अब न्यूज़ इन शॉर्ट्स में अगर देखें तो इंडिया एंड यूएई, अभी प्राइम मिनिस्टर जो है विजिट किए यूएई में, और बोथ कंट्रीज़ ने अपना जॉइंट विजन स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रोग्रेस किया। अब जॉइंट विजन स्टेटमेंट जो डॉक्यूमेंट है उन्होंने बोला है कि आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेंथन करना है, और रोड मैप बढ़ाना है हमारे कॉपरेशन के लिए डिफेंस, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में। इंडिया यूएई रिलेशन की अगर बात करें तो ट्रेड की बात करें तो हिस्टोरिक इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया था यूएई के साथ, जो कि 1 मई 2022 को एंटर हुआ। और सेपा जो है वो कहीं ना कहीं टोटल वैल्यू बायलेटरल ट्रेड का गुड्स का हमारा बढ़ा देगा $100 बिलियन ओवर $15 बिलियन इन सर्विसेज। ये इंडियन एक्सपोर्टर्स को हेल्प करेंगे कि वो एक्सेस गेन करे वेस्टर्न एशिया कंट्रीज़ में, अफ्रीका में, थ्रू यूएई। डिफेंस एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म की बात करें तो मैरीटाइम कोऑपरेशन जो है पीस और सिक्योरिटी में बढ़ जाएगा। बोथ कंट्रीज़ जो है वो कमिट किए कि वो फाइट करेंगे एक्सट्रीमिज़म पे और ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म के साथ, ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म को वो प्रिवेंट करेंगे। फिर पीपल टू पीपल कांटेक्ट में अगर बात करें तो यूएई जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा जो है इंडिया की वो यूएई में रहती है। और स्पेस कोलैबोरेशन की बात करें तो इसरो ने लॉन्च किया है यूएई का फर्स्ट नैनो सैटेलाइट नाइफ-1। सॉरी। अब वेस्ट सेती प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। इंडिया ने अभी बोला है कि वो वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो नेपाल से ले लेगा, मतलब उसके ऊपर टेक ओवर कर लेगा नियरली 4 ईयर्स आफ्टर चाइना जो है विड्रू कर लिया वहाँ से। इसका प्लान यही है कि ये प्लान किया गया सेती रिवर पे, नेपाल्स फार वेस्ट रीजन। नेपाल जो है वो रिच है हमारे पावर रिसोर्सेज में, उसका पोटेंशियल है कि वो 83,000 मेगावाट जो है पावर जनरेट कर सकता है। और इंडिया जो है वो फिजिबल मार्केट की तरफ व्यू किया जाता है फॉर नेपाल, बट देयर हैज़ बिन अनसर्टेनिटी ओवर इंडियाज़ इनएबिलिटी टू डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ठीक है, तो वेस्ट सेती रिवर जो है इंडिया ने अभी टेक ओवर कर लिया है। फिर आते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी। ईरान ने अभी स्टार्ट किया है कि वो रशिया से गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे इंडिया में बाय यूजिंग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर क्या है? एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है जो कि 2000 में लाया गया था बाय रशिया, इंडिया, ईरान ने, और वो ट्रांसपोर्टेशन जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है उसको प्रमोट करने के लिए लाया गया था। और INSTC जो है वो इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी को ईरान के थ्रू कनेक्ट करता है और देन उसको सेंट पीटरबर्ग और नॉर्दर्न यूरोपियन विया रशिया के थ्रू कनेक्ट करता है। तो दिस इज़ द हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। करंटली अगर बात करें तो 13 मेंबर्स हैं, इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, टर्की, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन एंड सीरिया। INSTC का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करेगा, जो भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बाय ऑलमोस्ट 30%, और ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी कम करेगा इंडिया और रशिया के बीच में।
ऑब्वियसली स्मूथ एक्सेस हमको प्रोवाइड करेगा सेंट्रल एशिया में, और बियॉन्ड दैट डिपेंडेंस रिड्यूस करेगा हमारे करंट ट्रेडिंग पार्टनर्स पे, और ये एक इंडिया का आंसर है टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो काउंटर करेगा। अदर प्लान कॉरिडोर्स अगर बात करें तो चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर है इंडिया और रशिया के बीच में, और इंडिया अर्बियन मेडिटेरेनियन कॉरिडोर है जो कि इंडिया और मेनलैंड यूरोपियन को कनेक्ट करेगा। फिर इसराइल एंड यूएई ट्रेड डील की बात करें तो इसराइल ने अभी फ्री ट्रेड डील साइन की है यूएई के साथ, और ये एक फर्स्ट अरब कंट्रीज है जो कि अब्राहम अकॉर्ड जो कि अभी फर्स्ट अरब कंट्री है बिल्डिंग ऑन देयर यूएस ब्रोकर्ड अब्राहम अकॉर्ड। ये 2020 में साइन किया बिटवीन इसराइल एंड यूएई के बीच में, और फिर बहरीन और लेटर मोरक्को ने भी ज्वाइन किया। अकॉर्ड जो है वो बोलता है कि जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है इन नेशंस, मतलब इसराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में, उसको हमको नॉर्मलाइज करना है, और डील जो है वो कहीं ना कहीं कस्टम एग्जेम्पशन प्रोवाइड करेगी ऑन 96% ऑफ ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। फिर आते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। तो रिसेंटली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया है अपना इंटेंशन कि वो एक लेजिस्लेशन टेबल करेंगे जो कि कहीं ना कहीं सर्टन प्रोटोकॉल्स है, सर्टन एलिमेंट्स है प्रोटोकॉल्स के, उनको ऑल्टर करेंगे, और विच इज़ मोस्ट कंटेंशियस एलिमेंट ऑफ ब्रेग्जिट एग्रीमेंट। ये प्रोटोकॉल जो है ये एक स्पेशल एग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है, जो कि हमारे लैंड बॉर्डर है नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में, वो कंटिन्यूज टू बी इनविजिबल एंड रिस्पेक्ट द पीस डील, मतलब पीस डील को रिस्पेक्ट करेंगे टू पुट एंड डिकेट्स ऑफ सेक्रेटेरियन वायलेंस, तो जो भी वायलेंस है उसको एंड करेंगे, तो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। So this is the end of international relation. I will start with economy section tomorrow. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you so much.